Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Manur Tariq and I welcome you all to Pen Gravity. In today's video, we will be discussing about editorials that have been published in today's Dawn newspaper. So Dawn newspaper में आपको पता है दो पोर्शंस होते हैं, एक एडिटोरियल है, एक ओपिनियन है। एडिटोरियल 3 होते हैं जो रोज़ की बेसिस पे आते हैं और ओपिनियन 4 होते हैं। जो हमारी सीरीज़ है उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो ओपिनियंस हैं वो लेक्चर्स की सूरत में, वीडियो लेक्चर्स की सूरत में उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, और एडिटोरियल्स हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हर रोज़ अपलोड होते हैं। अब हमारे पास डॉन के 2024 के ओपिनियंस तमाम तर मौजूद हैं जनवरी से लेकर दिसंबर। इसके साथ साथ 2025 के जनवरी से लेकर अगस्त तक के जितने भी एडिटोरियल्स अभी तक ओपिनियंस आ चुके हैं, इन तमाम की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद हैं और लेक्चर्स मौजूद हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इनको हासिल करना चाहता है वो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उन पर कॉन्टैक्ट करके फोकल पर्सन के साथ रब्ते में आए और ये अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके साथ साथ पेन ग्रेविटी की तरफ से एक और इनिशिएटिव है, दैट इज़ अबाउट इप्री जर्नल। इप्री जर्नल आपको पता है कि इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का जर्नल होता है, और इस जर्नल की भी हमारे पास वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। आपका ये जो गिवन नंबर आपको पास आ रहा है, whoever wants them can contact on the focal person number। इसके साथ साथ एज़ यू ऑल नो कि अभी आज भी हमारे पास डीएमसीज आई हैं CSS 2025 की, और उसमें भी हम देख रहे हैं कि हमेशा की तरह ऐसे जो है वो फिर से एक वो सब्जेक्ट है जिसको लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने फ़ेल किया है। जो आप लोग ऐसे क्यों बच्चे फ़ेल करते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो जो अभी ऐसे पास करना चाहता है, चाहे वो CSS इसके साथ इसमें ये करंट नेशनल इशू की स्लाइड्स मौजूद हैं, आप इनको देख लीजिएगा। हम चलते हैं डॉन एडिटोरियल्स की तरफ जो कि आज के एडिटोरियल्स हैं। सो इसमें सबसे पहला एडिटोरियल है FIA's इनिशिएटिव अगेंस्ट ह्यूमन स्मगलिंग, यानी ये एक ऐप के बारे में बात हो रही है जिसमें FIA क्या करने वाला है। आपको FIA के बारे में पता होगा, दैट इज़ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और ये आपकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड मैटर्स होते हैं, फिर आपके तमाम जो साइबर क्राइम रिलेटेड मैटर्स होते हैं, उन सबको कौन देख रहा होता है? FIA ही देख रहा होता है। तो इसमें क्या है कि ये लॉन्च करने वाले हैं एक चीज़, एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं। बेसिकली ये क्या है, पायलट प्रोजेक्ट है जो कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लॉन्च होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू पाकिस्तान में बहुत रैम्पेंट है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इलीगल इमिग्रेशन भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से जाते हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में सेटल हो जाता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि पाकिस्तान में ही होने लगी है। इट इज़ अ मॉडल या इट इज़ अ टूल दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय अदर कंट्रीज़ एज़ वेल। और ये इसमें हम देखते हैं कि जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। किन चीज़ों में रोल प्ले करती है? आइडेंटिफाई करती है विक्टिम्स को और ट्रैफिकर्स को, उनको डिटेक्ट करती है और उनका तमाम तर ऑनलाइन कंटेंट या ऑनलाइन डेटा जितना भी उनका मौजूद होता है उसको डिटेक्ट करके उनको अपने रडार में लेकर आती है, और फिर उनकी रिस्क असेसमेंट करती है और प्रायोरिटाइज करती है केसेस को। पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ AI इन पाकिस्तान। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जी इससे होगा क्या? देखें, आपको पता है कि विद टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे ही टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, उसके साथ साथ हमें अपने तमाम इंस्टीट्यूशंस में भी उसके यूज़ को बढ़ाना है। तो FIA के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो ज़्यादा मॉडर्नाइज हो सकते हैं, या आप कह लें कि ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो सकते हैं जब हम टेक्नोलॉजी को उसके अंदर इन्फ्यूज़ करें। इससे सबसे पहला क्या होगा कि FIA के ऑपरेशंस करने में जो है बेहतरी आएगी, वो मॉडर्नाइज होगा। फिर जो एक ट्रैफिकिंग का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इशू है, उसके माफियाज़ को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी। उनके जो हिडन पैटर्न्स हैं उनको आप सही तरह से नोटिफाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी किन चीज़ों में? इन्वेस्टिगेशन में भी और प्रोसिक्यूशन में भी। इन्वेस्टिगेशन में तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, लेकिन जब प्रोसिक्यूशन क्या होता है? जब भी किसी केस का ट्रायल हो रहा होगा कोर्ट में, तो जब प्रोसिक्यूशन की केस के अंदर आपका या स्टेज के अंदर कोई भी केस जाएगा, तब आप इसी ऐप के थ्रू जितना भी डेटा आप एक्वायर करेंगे उसको अपनी प्रोसिक्यूशन में एज अ विटनेस एविडेंस जो है उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। और इससे इवेंचुअली क्या होगा कि आपका ये जो जस्टिस का सिस्टम है, यानी कि ड्यू प्रोसेस का जो सिस्टम है, जिसमें कहा जाता है कि आपने प्रोसेस को फॉलो करना है जो कि प्रोवाइड किया गया है लॉ में, वो एक्सपेडाइट होगा, स्पीड अप होगा। क्यों? क्योंकि आपका डेटा जो है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो रहा होगा। इसके लेकिन साथ कुछ चैलेंजेस और रिस्क भी हैं। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं कि जी आपकी FIA की लिमिटेड ट्रेनिंग है, पुलिस स्टाफ जो है वो लिमिटेड है, डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है उसमें, मतलब ये एक हैसल आएगी, ये एक चैलेंज आएगा। फिर इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा कि आपको पता है कि करप्शन और मैल प्रैक्टिसेस कितनी होती है एजेंसीज में, और हम देखते हैं कि अक्सर ये इस तरह की चीज़ों को, या एजेंसीज जो हैं ये इस तरह की टूल्स को अडॉप्ट करती हैं ताकि अपनी जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है उनको सप्रेस कर सकें।
और फिर क्या होगा कि जी हमारी बहुत ज़्यादा रिलायंस बढ़ जाएगी टेक्नोलॉजी के ऊपर, और जो हमारे कोर इश्यूज़ हैं जो कि रिफॉर्म चाहते हैं हमारा, उनसे ध्यान हट जाएगा। और लास्टली इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा कि डिजिटल लिटरेसी नहीं है। अब आपके जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनका इश्यू क्या है कि या तो वो बहुत पहले के आपके अपॉइंटेड हुए हुए हैं, उनके वो उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जिनको इतना वो टेक सेवी नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है कि टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। और जनरली पाकिस्तान अगर बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिज़न में भी देखा जाए तो डिजिटल लिटरेसी में काफ़ी पीछे है। तो ये एक ऐसा चैलेंज होगा जिसमें हमें ट्रेनिंग्स और उनको इस तरह के सेशंस वगैरह देके उनको डिजिटल लिटरेसी को बेहतर करना पड़ेगा। रूट कॉजेज ऑफ स्मगलिंग, स्मगलिंग हो है क्यों पाकिस्तान में और ये इतनी इंक्रीज क्यों हो रही है? सबसे नंबर वन इशू है पावर्टी। अब आपको पता है कि 110 मिलियन पीपल जो हैं वो पाकिस्तान में पावर्टी लाइन से नीचे जा चुके हैं। तो ये पावर्टी जो है वो अपनी हिस्ट्री की एट द हाईएस्ट रेट है। फिर उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड यूथ इज गोइंग आउट ऑफ पाकिस्तान। तो ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। देन देर इज़ अ इशू कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो भी इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्राइम रेट पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके बाद सबसे बड़ा इशू है अनसर्टेनिटी का। अनसर्टेनिटी देखें, आपको ना पॉलिटिकल सर्टेनिटी है ना इकोनॉमिक सर्टेनिटी है, यानी आपको यही नहीं पता कि अगर आज ये पॉलिसी या लेट्स सपोज एक बजट आया है तो वो पूरा साल उसी पे कायम रहेंगे कि भी नहीं रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी वीक पब्लिक ट्रस्ट इन स्टेट इंस्टीट्यूशंस, विच इज़ ऑल्सो अ मेजर कंसर्न, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो ओपिनियन है अबाउट पब्लिक फंक्शनरीज वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। जिसकी वजह से उनका ट्रस्ट जो है इंस्टीट्यूशंस पे वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और वो चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरह से बस ये मुल्क छोड़कर चले जाएं। इसके साथ साथ क्या है कि स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो कि सॉल्व नहीं हो रहे, और एयरपोर्ट्स के ऊपर जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक लूप होल मिल जाता है स्मगल और ट्रैफिक करने वालों को, जिसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं और फिर एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को या लोगों को या चीज़ों को वो स्मगल करने में कामयाब हो जाते हैं। गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी कंसर्न्स, अब ये क्या है कि जी एफआईए मैंडेटेड टू क्रैक डाउन ऑन परपिट्रेटर्स एंड प्रोटेक्ट विक्टिम्स। एफआईए का मैंडेट क्या है, उसको बनाया किस पर्पस के लिए है कि उसने जो भी परपिट्रेटर्स हैं यानी जो भी मुलजिम हैं इस सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं उनको क्रैक डाउन करना है और प्रोटेक्ट करना है विक्टिम्स को। लेकिन इसके उस बावजूद ये तो हम देख रहे हैं कि ऑन द पेपर ये है, लेकिन रियलिटी में क्या है कि इस तरह के एलिगेशंस एग्जिस्ट करते हैं कि एफआईए खुद ही मिली होती है ट्रैफिकर्स के साथ, जिसकी वजह से इतने लार्ज नंबर और इतने लार्ज स्केल पे ट्रैफिकिंग एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में। उसके बाद क्या इशू आ जाता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये एक ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा जुरिस्डिक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। तो उनके जो लिंक्स हैं या आप कह लें उनके ताल्लुकात हैं वो बहुत हाई लेवल पे होते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे सही तरह से उनकी अकाउंटेबिलिटी वगैरह नहीं कर पाते। फिर क्या है जी कि आपके जो इन्फ्लुएंशियल क्वार्टर्स हैं, यानी जो आप कह लें आपके पॉलिटिशियंस हैं या पीपल हु हैव पावर और से, उनके साथ इन लोगों के ताल्लुकात होते हैं, उनकी इनको सरपरस्ती हासिल होती है, उनके कमीशंस इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के मेजर्स नहीं लिए जाते, या अगर लिए भी जा रहे हो तो इस तरह के इंस्टेंसेस को ओवरलुक कर दिया जाता है। यानी कि आप बेसिकली समझें कि जो करप्शन है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में, वो बेसिकली क्या है, मेजर बैरियर है किसी भी रिफॉर्म को लाने के लिए। सेकंड हमारे पास आ जाता है सिटीजन डिफेंडर्स। सिटीजन डिफेंडर्स में हम क्या बात करें, इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स जो कि पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज में, जिसमें हम देख रहे हैं कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ रहा है और फिर हम क्लाउड बर्स्ट वगैरह देख रहे हैं, और इससे जो डेवस्टेशन कॉज हो रही है। जो आपकी लेक्स जो हैं उनमें आउटबर्स्ट है, यानी उनमें जो फ्लड आ रहा है उसकी वजह से आपके विलेजेस, फार्मलैंड, होम्स, स्कूल्स, ब्रिजेस, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि अफेक्ट हो रही हैं। अब तक कोई 300 से ज़्यादा घराने ऐसे हैं, घर ऐसे हैं जो कि इम्पैक्ट हुए हैं, और इसके में इस सारी सिचुएशन में जो हीरो के तौर पे उभरे हैं वो हमारे लोकल वॉलंटियर्स हैं, जिसमें एक वसीयत खान साहब हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ पे बचाने की कोशिश की है, और कहीं-कहीं पे जो सिटीज़न्स हैं उनको इवैक्यूएट भी करवाया गया है ताकि जो फ्लड की सिचुएशन है उससे निपटा जा सके। पैटर्न ऑफ सिटीजन लेड रेस्क्यू, अब देखें ये जो रेस्क्यू है ये कौन कर रहा है, ये जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, लेकिन कर कौन रहा है, ऑर्डिनरी पीपल कर रहे हैं, यानी जो लोकल्स हैं उस एरिया के वो कर रहे हैं। जिस तरह हमने दैन्योर में देखा था कि जो रेजिडेंट्स हैं जो वहाँ के लोकल थे वो बेसिकली क्या कर रहे थे, उनमें से काफ़ी डेथ्स भी हुई जबकि वो एक पाइपलाइन बनाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि जो पाइपलाइन रिपेयर कर रहे थे और वो करते करते उनकी डेथ होगी। ये आई थिंक अराउंड 7 के
गिर्द लोग थे। फिर कराची में लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, जिस तरह बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ कि एक भाई ने दूसरे भाई को बचाते हुए अपनी जान खो दी। फिर गिजर विलेजेस को इवैक्यूएट करवाया गया और आर्मी के हेलीकॉप्टर्स का इसका यूज़ किया गया। तो बेसिकली क्या है कि कम्युनिटी सेल्फ रिलायंस शो कर रही है डिज़ास्टर के मौके के ऊपर भी, वरना तो हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में सब कुछ लोग खुद ही कर रहे होते हैं, लेकिन डिज़ास्टर या इमरजेंसी की सिचुएशन भी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें गवर्नेंस ना होने के बराबर नज़र आती है और लोग अपनी मदद आपके तहत जो है रेस्क्यू एफर्ट्स भी कैरी ऑन कर रहे हैं। राइजिंग क्लाइमेट थ्रेट्स इन गिलगित बल्तिस्तान। अब क्या हो रहा है जी, ये जो ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड्स हैं, इनकी वजह से ग्लेशियर जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं और टेम्परेचर्स राइज हो रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें क्या हैं, ये आपका इन्वायरमेंटल हैजर्ड है। डिज़ास्टर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं और हर आने वाले साल के साथ वो बढ़ते ही जाएंगे। और जब तक स्टेट का, हमारी जो कंट्री है उसके जो लीडर्स हैं, उनका इसके ऊपर फोकस नहीं होगा, तो हर एक आने वाला साल एक नया फ्लड लेकर आएगा और वो फ्लड क्या करेगा, लोगों की लाइफ्स के साथ खेलेगा। अब आप देखेंगे हमारे मुल्क में 2010 में फ्लड है, फिर 2022 में, 23 में, और अब आप फिर देखें तो 25 में इतनी फ्लडिंग की सिचुएशन है। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट बेटर अंटिल और अनलेस द गवर्नमेंट और द स्टेट इज़ गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर इट। तो जब तक वो उसके लिए स्टेप्स नहीं लेते हैं और वो भी एक कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स नहीं लेते, तब तक क्लाइमेट की सिचुएशन पाकिस्तान में हैजर्ड्स जो है वो रीक आउट करती रहेगी। गैप्स इन स्टेट प्रिपेयर्डनेस। अब ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे स्टेट के पास या तो उनकी विल नहीं है, या वो करना नहीं चाहते हैं, या उनकी रिसोर्सेज ही नहीं है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो हैं वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करते, जिसके थ्रू लोगों को टाइमली इवैक्यूएट कराया जा सके। उसके साथ साथ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी वीक, वो डिज़ास्टर रिजिलियंट नहीं है, वो इतना मजबूत नहीं है कि वो किसी भी डिज़ास्टर को बर्दाश्त कर सके। और कोई भी प्री प्लान्ड इवैक्यूएशन मैकेनिज्म नहीं है। लेट सपोज कि आपको वार्निंग दे भी दी है, तो जाना किधर है ये किसी को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉलेज भी नहीं है। अब आप इसमें देखें कि जो जापान है, वो क्या करते हैं, वो अपने छोटे से ही बच्चों को स्कूल लाइफ में ही बताते हैं कि, क्योंकि वहाँ पे सुनामी और अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं, कि अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो आपने करना क्या है। लेकिन पाकिस्तान में हम लोगों को इवन नहीं पता कि खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन आए तो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। या अभी ये गिलगित बल्तिस्तान या केपीके में आपने देखा है कि जहाँ पे फ्लड्स आ भी रहे हैं, लोग खड़े होकर वीडियोस बना रहे हैं, तो उनमें इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि इस तरह की सिचुएशन में हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। फिर अगर रेस्क्यू सर्विसेज हैं तो वो डिलेड हैं। इसकी क्लासिक एग्जांपल आपके पास सवात का केस है, जहाँ पे एक ही फैमिली जो है वो खड़े खड़े 3-4 घंटे खड़े खड़े रहते हुए फिर वो जो है पानी के बहाव में बह के जो है दे लॉस्ट देयर लाइव्स। तो इससे होता क्या है कि जब इस तरह की सिचुएशन आप बारी बारी देखते हैं अपने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तो लोगों का ट्रस्ट जो है स्टेट की एबिलिटी में कि स्टेट का काम क्या है हमें प्रोटेक्ट करे, वो ट्रस्ट खत्म होता जाता है। पाथ फॉरवर्ड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज़रूरी क्या है जी कि हम इन्वेस्ट करें ग्लेशियर मॉनिटरिंग के ऊपर। आप बेसिकली देखें कि आपकी ग्लेशियर्स की क्या सिचुएशन है, वहाँ पे कब फ्लडिंग हो सकती है, कब नहीं हो सकती, और ये मॉनिटरिंग क्यों ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को अर्ली वार्निंग सिस्टम दे के तो उनको इवैक्यूएट कराएं। फिर आपके जो लोकल लोग हैं या कम्युनिटीज़ हैं, उनको आपने ट्रेन करना है रेस्क्यू के लिए भी और इवैक्यूएशन के लिए भी। फिर बिल्डिंग्स ऐसी बनानी है जो कि रेजिलियंट हों टू द डिज़ास्टर, यानी कि आप रोड्स बिल्ड करें, ब्रिजेस बनाएं, वाटर पावर सिस्टम जो कि और तबाह हो चुका है उसको दोबारा से आपने री इन्फोर्स करना है। और लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी हैव टू प्रायोरिटाइज क्लाइमेट रेजिलियंट प्लानिंग, यानी अपनी पॉलिसी के अंदर ये एक चीज़ लेकर आएंगे, हमारी तमाम तर पॉलिसी जो है दैट वुड बी इन लाइन विद द क्लाइमेट रियलिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। यानी कि जो हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप कोई भी पॉलिसी, कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं, कोई भी आप गोल रख रहे हैं, तो उसके अंदर आप क्लाइमेट का फैक्टर ज़रूर लेकर आएँ। क्यों? क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो दैट इज़ बेसिकली इक्विवेलेंट टू अबैंडनिंग योर ओन सिटीजन्स, यानी वो ऐसे होगा जिस तरह हमने अपने लोगों को बिल्कुल जो है तनो तनहा छोड़ दिया है, उनकी हेल्प के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। Okay, so now we will be discussing our last editorial and that is about गाज़ा। और गाज़ा के अंदर जिस तरह से एक फेमाइन क्रिएट किया गया है और आर्टिफिशियल फेमाइन क्रिएट किया गया है, क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल फेमाइन नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे किस तरह फेमाइन को, भूख को, हंगर को एज अ टूल यूज़ कर रहा है इसराइल। अब इसराइल ने क्या किया है कि जी जो यूएन की इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन है, उसने क्या कहा है आईपीसी ने, कि इट हैज़ कन्फर्म्ड दैट देयर हैज़ बीन famine गोइंग ऑन इन गाज़ा।
क्यों? क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि शदीद भूख का सामना कर रहे हैं और ये जो फेमाइन है इट इज़ लाइकली कि ये स्प्रेड कर जाएगा अक्रॉस द होल स्ट्रिप और हमें बहुत एक डिस्टर्बिंग पिक्चर्स देखने में मिल रही हैं जिसमें जो बच्चे हैं दे आर स्टार्विंग फॉर देयर लाइव्स और वो मैल नरिश्ड हैं और किस तरह से हम देख रहे हैं कि बूढ़े लोग अगर लाइन में लगे हैं तो वाइल गेटिंग द फूड दे आर लूजिंग कॉन्शियसनेस ऑफ देमसेल्व्स। तो ये एक ऐसी विजुअल्स हैं जो कि बहुत डिस्टर्बिंग हैं फॉर द होल वर्ल्ड, लेकिन इसके ऊपर ये फिर भी कंटिन्यू हो रहा है और वर्ल्ड इसके ऊपर उस तरह से वॉइस रेस नहीं कर रहा जिस तरह से करना चाहिए। दैट्स वाई आईपीसी ने क्या डिक्लेयर किया है कि गाजा के अंदर एक फेमाइन की सिचुएशन पैदा हो गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिनाइल्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी कि ये एक सिस्टमेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के थ्रू ये कॉज किया जा रहा है। सिस्टमेटिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या है कि गाजा की स्ट्रिप के अंदर टू एंड फ्लो ऑफ रिसोर्सेज एंड गुड्स को स्टॉप किया है, यानी इसराइल ने तमाम तर रास्ते बंद कर दिए हैं जिसके थ्रू एड ने पहुंचना था या फूड ने पहुंचना था गाजा के अंदर। सो ये क्या है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, ये एक आर्टिफिशियल फेमाइन है, ये नेचुरल फेमाइन नहीं है। लेकिन इसराइल या आपने देखा होगा बेंजामिन नेतन्याहू जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे जब इसके बारे में सवाल किया जाता है तो वो बेसिकली क्या कहते हैं कि ये सरासर झूठ और इस तरह की कोई सिचुएशन गाजा में पैदा नहीं हुई, जबकि हकीकत इससे बरअक्स है। और यूएस ने भी उनको उनकी इन बयानात को जो है डाउट करना स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने क्या कहा है, जो हमास का नैरेटिव है कि गाजा के अंदर फेमाइन का कॉज हो रहा है, तो यूएस ने भी उसको कहा है कि ये एक फॉल्स नैरेटिव है। तो जब आप इस तरह के बयानात देखेंगे दुनिया की ताकत से यानी यूएस से, तो आप क्या करेंगे कि इस तरह के बयानात अलाउ करते हैं इसराइल को कि इस तरह की सिचुएशन को वो फर्दर कैरी ऑन करें। सो ये एक पूरे वर्ल्ड की ज़मीर का टेस्ट है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसराइल की, और कि हम क्या एज अ वर्ल्ड कंबाइंड होकर इसराइल को लायबल कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, जबकि हम देख रहे हैं कि एक जो पावर है वो क्या कह रही है कि इस तरह की कोई सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती गाजा में। सो ये एक क्वेश्चन है फॉर द होल वर्ल्ड। हिस्टोरिकल पैरेलल्स। अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुई है। इस तरह की सिचुएशन हम पहले भी देखते हैं, जिस तरह के जब जर्मनी में नाज़ी का एरा था तो उसमें हम देखते हैं कि इसराइल के जो जितने भी एक्शंस आज वो ले रहा है उसको हम उसी तरह के एक्शंस कह सकते हैं जो कि ये हिटलर के दौर में लिए गए थे। गाज़ा को बेसिकली आप एक कंसंट्रेशन कैंप की तरह से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब कंसंट्रेशन कैंप क्या था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 जब हो रही थी तो उसमें जो बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ कमिट की जाती थी लोगों के ऊपर, उनको मारा जाता था, ह्यूमिलिएट किया जाता था, रेप्स कैरी ऑन किए जाते थे और बहुत एक इनह्यूमेन ट्रीटमेंट किया जाता था इन कैंप्स के अंदर। तो वही सिचुएशन आज हमें गाज़ा में देखने को मिल रही है। हज़ारों लोग उनके मारे जा चुके हैं जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं, बच्चों को भूखा रखा जा रहा है। तो जो जूस के साथ हॉलोकॉस्ट में हुआ था और जो वो उस तरह के विक्टिम्स थे, बिल्कुल उसी तरह की स्टोरीज़ किसकी हैं, गाज़ा की हैं। सो गाज़ा आज का हमें बेसिकली वही पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है जो वर्ल्ड वॉर 2 में हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स प्रेजेंट करते थे। जेनोसाइड, एथनिक क्लिनजिंग एंड प्रोपेगेंडा जो है एक ऐसे टैक्टिक्स हैं जो कि रिकरेंटली यानी बारी बारी वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। ग्लोबल आउटरीच वर्सेस इनएक्शन। इंटरनेशनल शॉक एट यूएन फेमाइन फाइंडिंग्स। वर्ल्ड जो है वो इस बात पे हैरान तो है, लेकिन वो सिर्फ हैरान ही है, वो उसके लिए कुछ कर नहीं रहा, यानी प्रैक्टिकल स्टेप्स कोई नहीं लिए जा रहे। यानी जितनी भी बयानात हैं वो सिर्फ महज बयानात हैं और बस वो ये कह देते हैं कि वी हैव थॉट्स एंड प्रेयर्स गोज फॉर द पीपल ऑफ गाजा। इससे आगे कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि गाजा के लोगों की तरह जिस तरह वो स्टार्व हो रहे हैं, उस तरह ह्यूमन जो कॉन्शियस है, इंसानों का जो ज़मीर है, वो भी जो है ना ख़त्म हो रहा है दुनिया से और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक एथनिसिटी के बेसिस के ऊपर लोगों के ऊपर कितने जुल्म ढा रहे हैं। तो करने की क्या ज़रूरत है? करने की ज़रूरत है कि हम कॉन्क्रीट मेजर्स अडॉप्ट करें और सिर्फ हम सिंबॉलिक कंडमनेशन ना करें, यानी कि आप सिर्फ लफाजी जो है उसकी तौर पे मजम्मत ना करें, उससे आगे बढ़ें और कुछ कॉन्क्रीट मेजर्स करें ताकि इस सिचुएशन को ओवरकम किया जा सके। उसमें हमने करना क्या है कि पाथ टू जस्टिस एंड रिलीफ क्या है कि अनकंडीशनल सीज फायर रिक्वायर्ड है। आप तमाम तर कंडीशंस ख़त्म करें और जंग बंदी करें गाज़ा के अंदर। उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो उसको तमाम तर जगहों से बंद किया हुआ है, उसकी सीज की हुई है, उसको ख़त्म करें, बैन को ख़त्म करें, फूड, वाटर, फ्यूल, मेडिसिन को अलाउ करें। यूएन मेंबर स्टेट्स को क्या चाहिए कि वो ट्रेड एम्बार्गो लगाएं इसराइल के ऊपर और जो वेपन्स इसराइल के हैं उनके ऊपर भी सैंक्शंस एम्बार्गोज लगाएं।
अरब एंड मुस्लिम स्टेट्स को वो लीड करना चाहिए, हालांकि वो बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर खामोश हैं। तो मैसेज क्या है कि नो बिजनेस एज यूजुअल विद इजराइल वाइल इट स्टार्व्स एंड स्लॉटर इनोसेंट्स। जब तक इसराइल जो है बच्चों को भूखा मार रहा है और उनको मर्डर और किलिंग्स उनकी कर रहा है, तब तक तमाम दुनिया जो है इसराइल का बाइकआउट करे और उनके साथ तमाम ट्रेड बारगोज वगैरह लगाएं और उनके वेपन्स के ऊपर भी तमाम एम्बार्गोज लगाएं, तब ही कुछ सिचुएशन जो है वो सीज फायर की तरफ जाने की तरफ अपने स्टेप्स लेना स्टार्ट करेगी। So that's all from my side today. I hope that this video was helpful. Till next video, thank you and Allah Hafiz.